ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर कुछ बातें रखूंगा। इस यूनिट के माध्यम से आप हिंदी उपन्यास के उद्भव की पृष्ठभूमि समझ सकेंगे, प्रारंभिक हिंदी उपन्यासों के बारे में जान सकेंगे, प्रेमचंद युग और स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी उपन्यास का विकास समझ सकेंगे, स्वातंत्रोत्तर युग में हिंदी उपन्यास के विकास को समझ सकेंगे, हिंदी उपन्यास लेखन की समकालीन प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। हिंदी साहित्य में उपन्यास अपेक्षाकृत नवीन विधा है और एक खास स्थिति में इसका जन्म हुआ है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत भारतेंदु काल से मानी जाती है, हिंदी उपन्यास का जन्म भी लगभग उसी समय हुआ। हिंदी के पहले अन्य भारतीय भाषाओं में अनेक उपन्यास लिखे गए थे और चर्चित भी हुए थे। क्या कारण है कि आधुनिक काल में ही हिंदी में उपन्यास विकसित हुआ? दरअसल हमारी नवजागरण की चेतना जैसे जैसे बढ़ती गई, हमें लगने लगा कि जो बातें हम कहना चाह रहे हैं उन बातों को कहने के लिए दूसरी विधाएं पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए एक नई विधा की तलाश शुरू हुई, एक ऐसी विधा जो थोड़ी आकार में बड़ी हो और जिसमें अपनी बात खुलकर कहने का अवकाश हो, अवसर हो। आधुनिक काल की अन्य विधाओं की तरह हिंदी में उपन्यास लिखे जाएं, इसकी तरफ भी सबसे पहले ध्यान भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही गया। अपने एक मित्र के लिखे हुए पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि हिंदी में भी कुछ उपन्यासों का लेखन होना चाहिए। यह भी उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्र रूप से हिंदी उपन्यास न लिखे जा सकें तो कुछ बंगला उपन्यासों के अनुवाद ही हिंदी में आने चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारतेंदु ने खुद भी उपन्यास लिखने का प्रयास किया था और तब तक उपन्यास और कहानी की विभाजक रेखा इतनी क्षीण थी, किस रचना को उपन्यास कहा जाएगा, किस रचना को कहानी कहा जाएगा, बड़ा मुश्किल था, या क्या ढांचा होगा इनका। भारतेंदु ने अपनी रचना को जो नाम दिया, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। हालांकि इसके शुरुआती पृष्ठ को ही लिख सके, आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन वे जो 3-4 पृष्ठ हैं वे हमें उपन्यास लेखन की प्रवृत्ति के शुभारंभ का संकेत दे देते हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदी में उपन्यास लेखन की विधिवत शुरुआत तो आगे चल करके हुई, लेकिन इसके प्रारंभिक समय में ही, और इसका जो प्रारंभिक समय जिसको हम कहेंगे या जिस कालखंड को हम 1877 से 1918 ईस्वी तक का मानेंगे, मानने का कारण ये है कि 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फुलौरी का उपन्यास भाग्यवती प्रकाशित हुआ था और 1918 ईस्वी से उपन्यास लेखन में प्रेमचंद पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे। तो प्रेमचंद से पूर्व का जो समय है और पहले उपन्यास के लेखन का जो समय है, हमें उस कालखंड पर और उस कालखंड में किस तरह से उपन्यास लिखे जा रहे थे, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा की शुरुआत अनुवादों के माध्यम से हुई। बंगला के, फारसी के, अंग्रेजी के अनेक उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में किया गया। इस तरह के प्रयास ने, इन अनुवादों के द्वारा जो प्रयास हुआ, उसने हिंदी को एक नए तरह का पाठक वर्ग तैयार करके दे दिया। जिस तरह से हिंदी कहानी को लेकर के यह विवाद चलता है, हिंदी की मौलिक कहानी कौन है पहली, उसी तरह से हिंदी उपन्यास को भी लेकर के बात की जाती है और हिंदी का ये मान लिया जाता है कि पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसे अंग्रेजी ढंग का पहला नावल कहा गया। अगर अंग्रेजी ढंग का पहला नावल परीक्षा गुरु है
तो और ढंग के भी नावल होना चाहिए। अंग्रेजी के अलावा हमारे यहाँ बहुत समय तक संस्कृत का वर्चस्व रहा है और संस्कृत में आख्यान की परंपरा बहुत पुरानी है। तो जिस तरह से अंग्रेजी ढंग का नावल है, क्या भारतीय ढंग का नावल भी उसी तरह का कोई है? और इन भारतीय ढंग के नावल की तलाश में अगर हम जाते हैं तब हमें सबसे पहले भाग्यवती ही दिखाई देता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो स्वयं स्वप्न दिखाई देता है, जो बिल्कुल अंग्रेजी ढंग के नावल पर नहीं लिखा गया है, जिसका ढंग भारतीय है। तो हम हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती को माने, श्यामा स्वप्न को माने या परीक्षा गुरु को माने, इस पर लेकर के आलोचकों के अपने अपने विचार हैं और अपने अपने तर्क हैं। लेकिन यह जरूर है कि हमारे यही तीनों शुरुआती नावल हैं, शुरुआती उपन्यास हैं। बंगला के कुछ उपन्यासकार जिनके उपन्यास भाग्यवती से पहले प्रकाशित हो चुके थे, मतलब 1877 के पहले प्रकाशित हो चुके थे, उनमें भवानी चरण बंदोपाध्याय का नवबाबू विलास और टेकचंद ठाकुर प्यारी चंद मित्रा के नाम से भी जो जाने जाते हैं, उनका उपन्यास आलालेर घरेर दुलाल, ये 1857 का है और नवबाबू विलास 1825 का है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ से जो उपन्यास लेखन की परंपरा शुरू हुई, उस परंपरा की उसकी छाप बंकिम चंद्र से होते हुए और लोगों से होते हुए हिंदी उपन्यास पर पड़ी और वहाँ से आधार ग्रहण करके हिंदी में जो पहला अंग्रेजी ढंग का नावल लिखा गया परीक्षा गुरु, वह 1882 में लिखा गया और यह माना जाता है कि इस पर अंग्रेजी ढंग के नावल का सीधा प्रभाव है। ये जो हमारा प्रारंभिक काल था, इस प्रारंभिक काल में के जो उपन्यास हैं, इस प्रारंभिक काल के उपन्यासों में हमें दो प्रवृत्तियां साफ तौर पर दिखाई देती हैं। एक प्रवृत्ति तो जो सबसे बड़ी है वह मनोरंजन की है, कि उपन्यास मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे गए, और दूसरी प्रवृत्ति जो सबसे बड़ी दिखाई देती है वह सामाजिक सुधार की है। कहना मैं ये चाहूँगा कि इस समय तमाम उपन्यास ऐसे लिखे गए जो कि समाज की अवस्था का वर्णन करते थे, तमाम ऐसे उपन्यास लिखे गए जो शुद्ध काल्पनिक, एकदम काल्पनिक थे, लेकिन उनमें कहीं न कहीं समय की अनुभूति थी। हमने जो काल रखा 1877 से 1918 तक का, आप देखेंगे कि इस काल के उपन्यासकारों में श्रद्धाराम फुलौरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लज्जाराम मेहता, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, ब्रजनंदन सहाय, मन्नन द्विवेदी, ये ऐसे उपन्यासकार हैं जिनको हम प्रमुख रूप से सामाजिक उपन्यासकार कह सकते हैं। श्रद्धाराम फुलौरी ने भाग्यवती लिखा और इस उपन्यास के माध्यम से स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु में यह संदेश दिया कि जो बात 100 बार समझाने से भी समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से समझ में आ जाएगी। इसी तरह से निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है जो स्त्री शिक्षा और गोहत्या विरोध को अपने केंद्र में रखता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय अतकिला फूल या कुछ ऐसे, मतलब इस तरह के वह भी उपन्यास लेकर के आए जो सामाजिक जीवन में सुधार की बात करते थे। किशोरी लाल गोस्वामी, जिनको बाद में हम ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा जानते हैं, इन्होंने भी उपन्यास लेखन की शुरुआत सामाजिक उपन्यासों से की थी और उनके ऐसे उपन्यासों में स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी एक ऐसा उपन्यास है जिसमें पहली बार वेश्या जीवन का दर्द, उसका दुख, उसका संघर्ष ये अभिव्यक्त हुआ है। इसी तरह से उनका दूसरा उपन्यास पुनर्जन्म या सौतिया डाह है। इसमें लेखक की यह सम्मत व्यक्त हुई है कि सौतीनों सुशील और सौतीने सुशील और सुंदरी का सा व्यवहार करें या उनको उस तरह का व्यवहार बर्ताव करना चाहिए
और उसका एक पात्र है सज्जन सिंह। पुरुष को सज्जन सिंह की भांति दक्षिण नायक सा आचरण करना चाहिए। यह उपन्यास उस समय की पुरुष मानसिकता और सामाजिक आचरण को दर्शाता है, जहां पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से संबंध रखना उचित था। किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में रामचंद्र तिवारी का मानना है कि नव्य समाज के प्रति आप न्याय नहीं कर सके हैं, फिर भी तत्कालीन समाज की एक प्रतिनिधि मनोवृत्ति को समझने के लिए आपके उपन्यासों का अध्ययन आवश्यक है। शुरुआती दौर के उपन्यासकारों में मैं भुवनेश्वर मिश्र का भी नाम लेना चाहूँगा। भुवनेश्वर मिश्र का एक प्रसिद्ध उपन्यास घराऊ घटना, ये 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और जैनेन्द्र किशोर का एक उपन्यास गुलेनार 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ये दोनों उपन्यास इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कस्बों और ग्रामीण अंचलों से कथा उठाई गई है और वहाँ जो नया मध्य वर्ग उभर रहा है उनमें किस तरह से शहरी रईसों के जीवन की धड़कनें दिखाई दे रही हैं, इसका चित्रण करता है। ऐतिहासिक उपन्यास भी इस युग में लिखे गए, लेकिन इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव है, और अभाव का कारण ये है कि ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास की घटनाओं पर आधारित होते हैं, और जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं उस कालखंड में हमारे पास कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं था। जब हमारे ऐतिहासिक स्रोत ही मजबूत नहीं थे तो ऐतिहासिक उपन्यास कहाँ से मजबूत बनते। परिणाम यह हुआ है कि उन उपन्यासों में कल्पना का पुट अधिक हो गया है, उपन्यास का इतिहास का पुट आया नहीं, और आया भी तो टूटे फूटे रूप में, ऐसे रूप में जो संगत नहीं था, इतिहास संगत नहीं था। किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, मथुरा प्रसाद शर्मा, बलदेव प्रसाद मित्र, ब्रजनंदन सहाय और मिश्र बंधुओं ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, लेकिन इन ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास की घटनाओं का सही वर्णन नहीं हुआ है। इसमें ऐसा इतिहास है कि, या इसमें जो इतिहास आया है वह इतिहास विवादास्पद है। दो एक उपन्यासों का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि किशोरीलाल गोस्वामी ने एक उपन्यास लिखा 1902 ईस्वी में, ताराबाग छात्रकुल कमलनी। इस उपन्यास के लेखन के लिए, ताराबाग छात्रकुल कमलनी के लेखन के लिए उन्होंने कर्नल टाट के राजस्थान और फ्रेंच यात्री बर्नियर के यात्रा विवरण की सहायता ली। दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने लिखा लवंगलता और आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, सोना और सुगंध व पन्नाबाई। ये इनके कई ऐसे एक उपन्यास हैं किशोरीलाल गोस्वामी के, जिनके माध्यम से हम इतिहास की तलाश करें तो निराश होंगे। ब्रजनंदन सहाय का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लालचीन है। यह जो लालचीन उपन्यास है, यह तुर्की गुलामों के सरदार तुगलक चीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन के संघर्ष की कहानी है, कही गई है इसमें। और उपन्यास ने तुगलक चीन को ही लालचीन बना दिया है। कहना मैं ये चाहता हूं कि प्रेमचंद से पूर्व अपने प्रारंभिक दौर के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास से अधिक कल्पना, प्रेम, रहस्य और रोमांच है। ऐतिहासिक शोध और छानबीन के अभाव में ये उपन्यास उत्तम कोटि के उपन्यास नहीं बन पाए हैं। हम इसी प्रारंभिक युग में अगर तीसरी कोटि के उपन्यासों की बात करें तो ये उपन्यास तिलस्मी और जासूसी उपन्यास हैं। आप देखेंगे हिंदी उपन्यास के शुरुआती दौर में तिलस्मी उपन्यास लिखे गए, जिनमें देवकी नंदन खत्री का नाम बहुत मशहूर हुआ और उनकी चंद्रकांता नामक रचना
खूब पढ़ी गई। यहाँ तक कहा जाता है कि तमाम लोगों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखा। चंद्रकांता तक ही उपन्यासकार नहीं रुकता है, चंद्रकांता के बाद वो कई भागों में चंद्रकांता संतति की रचना करता है, भूतनाथ की रचना करता है। ये तमाम कई ऐसे उपन्यास हैं जो देवकी नंदन खत्री के तिलस्मी उपन्यासों की कोट में आते हैं। इस क्षेत्र में कुछ काम या कुछ उपन्यास हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू देवकी नंदन के ही पुत्र थे जिनका नाम दुर्गा प्रसाद खत्री था। उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे, लेकिन ये उपन्यास चर्चित नहीं हुए। जासूसी उपन्यास या जासूसी उपन्यासकारों में सबसे अधिक प्रसिद्धि गोपाल राम गहमरी को मिली। गोपाल राम गहमरी के जो जासूसी उपन्यास हैं उन पर भी अंग्रेजी उपन्यासकार सर आर्थर कानन डॉयल का जबरदस्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। दरअसल गहमरी जी एक पत्रिका निकालते थे जासूस नाम से। जिस तरह से किशोरी लाल गोस्वामी अपनी पत्रिका के हर अंक के लिए एक उपन्यास लिख दिया करते थे, उसी तरह से गहमरी जी भी जासूस पत्रिका के हर अंक के लिए एक उपन्यास लिखा करते थे। और इनके उपन्यासों का शीर्षक ही है, शीर्षक भी अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश ऐसे ही हुआ करता है। कहा जाता है कि इन्होंने 200 उपन्यास लिखे। पता नहीं अब ये 200 उपन्यास उपलब्ध है कि नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने काफ़ी मात्रा में उपन्यास लिखा। और इनके उपन्यास जासूसी के या जासूसी का जो प्रारंभिक दौर है जासूसी उपन्यासों का, या कहिए कि जासूसी करतबों का, जो जासूसी क्रियाकलापों का जो पहला दौर है, उस दौर में फिट बैठते हुए उपन्यास हैं। हिंदी के प्रारंभिक दौर के उपन्यासों के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया गया, इसमें दो राय नहीं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस युग के उपन्यासों पर सबसे अधिक प्रभाव बंगला, मराठी, गुजराती और उर्दू उपन्यासों का है। इन भाषाओं में उपन्यास हिंदी से पहले आ गए थे। हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का आगमन एक नए युग का सूचक है। प्रेमचंद पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास को जीवन के यथार्थ के साथ जोड़ा। प्रेमचंद के कथा साहित्य की चर्चा या प्रेमचंद के कथा साहित्य का महत्व बताते हुए यह बात अक्सर कही जाती है और सही भी है कि प्रेमचंद आम आदमी के जीवन की समस्याओं को चित्रित करने वाले पहले कथाकार हैं। प्रेमचंद आम जीवन की समस्याओं को सबसे पहले कहानियों में भी ले आते हैं और इनके उपन्यासों में भी आम आदमी का जीवन, आम आदमी की समस्याएं, अपना समय, ये सबसे पहले आता है, सबसे पहले उद्घाटित होता है। कहा जाता है कि प्रेमचंद पर आर्य समाज का प्रभाव था। बिल्कुल ठीक, प्रेमचंद शुरू में आर्य समाज से प्रभावित रहे हैं। गांधीवाद का भी उन पर जबरदस्त प्रभाव रहा। गांधीवाद के ही आधार पर उन्होंने रंगभूमि जैसा मजबूत उपन्यास लिखा। लेकिन प्रेमचंद कोई कहीं ऐसा नहीं कि किसी एक वाद को पकड़ करके बैठ गए हों, ऐसा नहीं है। समय के विकास के साथ साथ प्रेमचंद निरंतर अपने को विकसित करते रहते हैं, निरंतर अपने को परिमार्जित करते रहते हैं और यह बात उनके उपन्यासों में खास तौर से लक्षित की जा सकती है। प्रेमचंद के शुरुआती उपन्यासों में आप देखेंगे एक आदर्शवादी समाधान मौजूद है। धीरे धीरे यह आदर्शवादी समाधान कम होता गया है और गोदान तक आते आते समाधान कोई रह ही नहीं गया है। वे समाधान नहीं देते, बल्कि आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे यह वे आपके ऊपर छोड़ देते हैं, अर्थात पाठकों पर छोड़ देते हैं। गोदान उपन्यास में आगे क्या होगा इसकी चिंता प्रेमचंद को नहीं है, इसकी चिंता पाठकों को है। पाठक उसके बारे में सोचते हैं और हर पाठक अपने ढंग से सोचने के लिए स्वतंत्र है, सोचेगा।
कहना मैं ये चाहता था कि प्रेमचंद ने आरंभ में आदर्शवादी उपन्यासों की रचना की, बाद में आगे चल करके उनका झुकाव यथार्थवाद की ओर हुआ और उनके लेखन में ये जो कहा गया कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, तो ये आदर्श का भी धीरे धीरे पुट कम होने लगा था। प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं। मंगलसूत्र उनका आखिरी उपन्यास है जिसे वे पूर्ण नहीं कर सके थे, उपन्यास अधूरा ही रह गया था। प्रेमचंद से प्रभावित होकर के प्रेमचंद के समय में भी कई लोगों ने उपन्यास लेखन शुरू किया, जिनमें विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदयेश, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, सिया रामशरण गुप्त आदि प्रमुख हैं। विश्वंभरनाथ शर्मा के दो प्रमुख उपन्यास हैं, माँ और भिखारिणी। ये ऐसे उपन्यास हैं जिनमें उन्हें पर्याप्त प्रसिद्धि मिली थी। चंडी प्रसाद हृदयेश ये भावपूर्ण आदर्शवादी शैली के उपन्यासकार के रूप में मशहूर हैं। सियाराम शरण गुप्त के उपन्यासों में गांधीवादी दर्शन हमें दिखाई देता है। प्रेमचंद युग एक ऐसा युग है कि प्रेमचंद युग में भी आप देखेंगे तो उपन्यास लेखन की दो पीढ़ियां एक साथ सक्रिय थी। एक पीढ़ी तो वह थी जो प्रेमचंद के समय से ही आ रही थी, प्रेमचंद के साथ साथ भी विकसित हो रही थी, और एक पीढ़ी वह थी जो प्रेमचंद के बाद विकसित हुई थी, लेकिन लिख उनके ही समय में रही थी। जैनेन्द्र प्रेमचंद के मित्र भी थे, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, ये ऐसे कई 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 नाम हैं जो लोग प्रेमचंद के साथ लिख रहे थे। और प्रेमचंद युग की 1936 में जब प्रेमचंद की मृत्यु होती है और गोदान के बाद आप देखेंगे कि उपन्यास कई धाराओं में बढ़ जाता है। पूर्ण प्रतिनिधि धाराओं में एक तरफ तो आपको मनोविश्लेषणवादी धारा दिखाई देगी, दूसरी तरफ जिसमें कि जैनेन्द्र, इलाचंद्र और गे लिख रहे थे, दूसरी तरफ आपको प्रकृति यथार्थवादी उपन्यासकार दिखाई देंगे जिसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र लिख रहे थे। ऐतिहासिक उपन्यासकार दिखाई देंगे जिसमें वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा लिख रहे थे। और इन लोगों के उपन्यासों के भिन्न भिन्न आधार थे। कोई सामाजिक जीवन से कथानक ग्रहण कर रहा था, कोई इतिहास से कथानक ग्रहण कर रहा था, कोई मन की ग्रंथियों को सुलझाने का प्रयास कर रहा था, कोई सामाजिक जीवन के नग्न चित्रों को सामने ले आने की कोशिश कर रहा था। और इस रूप में हिंदी उपन्यास अपने नए नए रूपों में विकसित हो रहा था। आजादी के ठीक पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा प्रकाशित हुआ, जो अपने ढंग का बिल्कुल नया उपन्यास था, जिसमें इतिहास का आश्रय लेकर के भारतीय जनता के उद्बोधन का प्रयास किया गया था। और उस उपन्यास में द्विवेदी जी ने वाण और न्यूनिया और भट्टिनी जैसे महत्वपूर्ण चरित्रों का सृजन किया था। देश आजाद हुआ, देश बटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के दो मुल्क अस्तित्व में आए। देश विभाजन की त्रासद घटना का बहुत दूरवर्ती प्रभाव हिंदी उपन्यास पर पड़ा है। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि वह 20वीं शताब्दी के मध्यकाल की एक ऐसी घटना थी जहां धर्म के आधार पर एक ही राष्ट्र के दो टुकड़े किए गए। मुझे नहीं लगता कि 20वीं शताब्दी के मध्य में विश्व में ऐसी कहीं कोई घटना हुई हो। विभाजन के समय
आबादी के अदला बदली के क्रम को लेकर हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरह से खून की होली खेली गई, वह किसी भी इतिहास के लिए शर्म की बात है। किसी भी देश के इतिहास में अगर ऐसी घटना होती है तो शर्मनाक है। विभाजन को आधार बना करके उस समय भी तमाम उपन्यास लिखे गए, आज भी विभाजन को आधार बना करके उपन्यास लिखे जा रहे हैं। मैं केवल 2-3 उपन्यासों का जिक्र कर दूंगा। झूठा सच, तमस, छाकों की वापसी, ये मतलब ऐसे उपन्यास हैं, या सूखा बरगद, जो अलग अलग कालखंडों में आए हैं। विभाजन तो 1947 में हुआ, लेकिन ये उपन्यास 1960 में, 1980 में, 1984 में इस तरह से लिखे गए। मतलब ये था कि विभाजन की त्रासदी ने कहीं न कहीं रचनाकारों को बहुत गहराई से प्रभावित किया था। आजादी के बाद हिंदी कहानी की तरह हिंदी उपन्यास में भी शहरी मध्य वर्ग को आधार बना करके उपन्यास लिखने वालों में मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव का नाम प्रमुख है। ग्रामीण जीवन से भी गंवई जीवन से कथा का सार ग्रहण करने वाले नागार्जुन, श्री प्रसाद सिंह, भैरव प्रसाद गुप्त, ये भी आजादी के बाद ही आते हैं उपन्यास लेखन में। आजादी के बाद उपन्यास लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि रेणु को मिली। उनका पहला उपन्यास मैला आंचल, जिसे वे आंचलिक उपन्यास कहते थे, पूर्णिया जिले के मेरीगंज कस्बे पर आधारित है। मेरीगंज एक ऐसा कस्बा जो अपने ढंग का अकेला है। वहां की समस्याएं निराली हैं। अंचल विशेष के प्रभाव को जिस तरह से रेणु ने अभिव्यक्त किया, जिस प्रकार स्वर दिया, जिस तरह की भाषा की निर्मित की, जिस तरह की भाषा में उपन्यास के कथानक को बांधा, वह अपने आप में अद्भुत है। ग्रामीण जीवन को आधार बना करके जिन कथाकारों ने, खास तौर से मेरा संकेत श्री प्रसाद सिंह, विवेकी राय, नागार्जुन या इन उपन्यासकारों की तरफ है, इनके यहाँ आप देखेंगे कि ग्राम जीवन अपनी पूर्णता के साथ मौजूद है। इसी कालखंड में, आज़ादी के बाद के कालखंड में, आप देखेंगे कि महिला उपन्यासकारों का एक वर्ग है, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियमदा, जो उपन्यास लेखन में सक्रिय हैं। और कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जैसा महत्वपूर्ण उपन्यास लिखती हैं। इस उपन्यास में पंजाब के एक गांव को आधार बनाकर पूरे गांव का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएं और ये देखेंगे कि 1972 ईस्वी में काशीनाथ सिंह का उपन्यास अपना मोर्चा आता है, शिवानी का 14 फेरे आता है, मृदुला गर्ग का चितकोबरा 1979 में आता है। ये उपन्यास एक निश्चित बिंदु को अपना आधार बनाते हैं। अपना मोर्चा यह 1967 के भाषा आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में विश्वविद्यालय शिक्षा के पूरे ढांचे के खोखलेपन को उजागर किया गया है। हालांकि काशीनाथ सिंह के
और भी उपन्यास आए, महत्वपूर्ण भी रहे, चर्चित भी रहे, लेकिन अपना मोर्चा का महत्व अपनी जगह है। उसी समय या उससे थोड़ा सा पूर्व, मुझे सही याद नहीं आ रहा है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास गली आगे मुड़ती है आया था। यह भी उपन्यास विश्वविद्यालयी या शिक्षा के ढांचे के चरमराते हुए स्वरूप को दिखाता है। समकालीन उपन्यास लेखन वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में भी आप देखेंगे तो हमारे सामने दो पीढ़ियां तो हैं ही। पहली पीढ़ी उन उपन्यासकारों की है जो काफी पहले से लिखते आ रहे हैं, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, संजीव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, नासिरा शर्मा, ये इस कालखंड के प्रमुख हस्ताक्षर हैं जो कि उपन्यास इस समय लिख रहे हैं। एक और उल्लेखनीय जो उपन्यास में परिवर्तन आया है कि अब उपन्यासों में दलित जीवन तो अभी उपन्यासों में पूरी तरह से कहीं नहीं आया है, लेकिन स्त्री जीवन को आधार बना करके कई उपन्यास लिखे गए हैं। और बात अब स्त्री जीवन तक ही सीमित नहीं रह गई है, थर्ड जेंडर को भी आधार बना करके उपन्यास लिखे जा रहे हैं। थर्ड जेंडर के जीवन की अनेक समस्याओं को, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं, उनकी सामाजिक समस्याएं, उनकी लैंगिक समस्याएं, इन तमाम समस्याओं को लेकर के हमारे सामने कई उपन्यास आए। उन उपन्यासों में जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा नीरजा माधव का यमगाथा, यमदीप। नीरजा माधव का यमदीप बहुत ही मशहूर उपन्यास है। और भी कई लोगों के उपन्यास इस थर्ड जेंडर को आधार बना करके लिखे गए। खुशवंत सिंह का दिल्ली। उपन्यास के क्षेत्र में मैंने जैसा पहले कहा कि दलित साहित्य अभी तक कोई उल्लेखनीय कृति नहीं दे पाया है। आदिवासी जीवन की समस्याओं को लेकर के कुछ उपन्यास हमारे सामने आए हैं और वे महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उपन्यासों में मैं विनोद कुमार के समरशेषय का नाम लेना चाहूँगा। रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता आदिवासी जीवन पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस समय वर्तमान समय में जो उपन्यासकार सक्रिय हैं उनमें काशीनाथ सिंह, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, विनोद कुमार शुक्ल, संजीव, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, अलका सरावगी, जया जादवानी, मधु कांकरिया, ये कुछ ऐसे उल्लेखनीय नाम हैं। शोध को आधार बना करके उपन्यास लिखने में संजीव को महारत हासिल है। उपन्यास अनेक मंजिलें तय कर चुका है और उसे कई मंजिलें तय करनी है। अपने समय के साथ चलता हुआ हिंदी उपन्यास आज भी गतिशील है। विश्वास है कि आगे भी इसी तरह गतिशील रहेगा।